हेलो गाइस, आई एम अनुज रॉय एंड आई बिलीव इन लर्निंग आउट। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होप आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स करने जा रहे हैं। पहले हम उसके एमसीक्यू करेंगे, फिर बाद में पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। इन विच ईयर वॉफ द अर्थ समिट हेल्ड, कौन से ईयर में अर्थ समिट रखा गया था? 1990s में, 1991 में, 1992 और 1993। इसका करेक्ट आंसर है 1992, ऑप्शन सी। हमारा सेकंड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सी कंट्रीज को निकाल दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल से? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन एमिशन देखा जाना था कि जो कौन ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो उनमें से कौन सी कंट्री थी? यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। तो वो थी चाइना। नाउ अब हमारा थर्ड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आउटकम ऑफ रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो का इनमें से कौन सा आउटकम नहीं था? एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, द ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड इन द मिड 18 ओवर द, कहाँ पे एड में ये डिस्कवर किया गया था और कहाँ पर डिस्कवर किया था? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन और आर्टिक ओशन। तो इसका है एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन के हिसाब से इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन आया था, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड पेरिस। हाँ, ये तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। ये इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब है हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देता है? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। नाउ अब है हमारा सेवेंथ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में कौन सी इनमें से सही इंफॉर्मेशन है? द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका एंड द ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। हाँ, ठीक है। द ग्लोबल कॉमन्स आर आउटसाइड एंड सॉवरेन jurisdiction ऑफ एनी स्टेट, नहीं, ये गलत है। द क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमन हैव रिफ्लेक्टेड द नॉर्थ साउथ डिवाइड, नहीं। द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ आर मोर कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन दैट द कंट्रीज ऑफ द साउथ। हाँ, ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल कॉमन्स की डेफिनेशन नहीं है। तो ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है कि जो भी ग्लोबली जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, तो उसमें एटमॉस्फेयर आता है, एंटार्क्टिका आता है, ओशन फ्लोर आता है, आउटर स्पेस भी आता है, और ग्लोबल के काफ़ी सारे पार्ट्स भी आते हैं हमारी धरती के। अब हमारा एट्थ क्वेश्चन, डैश मीन्स द प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। क्या है वो? ग्लोबल कॉमन्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ डीप डेवलप्ड नेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये होता है कि हम अभी तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका यूज़ करेंगे और उन्हें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव करेंगे या कंजर्व करेंगे। नो, अब हमारा नाइन्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन, इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन का वो नहीं है पा? अंटार्कटिका, आउटर स्पेस, ओशन फ्लोर और फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट, ठीक है। एट द मीट ऑन इन जून 2005, जून 2005 में
India pointed out that per capita emission rate of developing countries are in ting fraction of those in the developed world। ठीक है, ये जिसमें मेनली बात की गई थी पर कैपिटा एमिशन यानी कि फ्यूल एमिशन के बारे में, जो फ्यूल जलाया जाता है, तो वो थी G8 की मीटिंग। ठीक है ना, अब हमारा 11th MCQ, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंसर्न अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी एंड एज रिफ्लेक्टेड इन 1994 UNDP रिपोर्ट। UNDP के रिपोर्ट से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंसर्न नहीं करता, कौन सी हमें उसके बारे में नहीं बताता कि हमारे लिए ह्यूमन सिक्योरिटी ज़रूरी है। ठीक है, तो है द कंसर्न अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ प्राइमरी एड्रेस्ड द इन द 1994 UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं। द UNDP published a report focusing on human lifespan and activity in 1994। ठीक है, तो इसका हाँ यही सही है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो बताया गया था ह्यूमन लाइफ स्पैन के बारे में कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे लोगों की लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रहा है और लोगों की कैसे लाइफ स्पैन कम हो रहा है, मतलब उनकी। ऑप्शन सी, दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में नहीं, ये तो सिक्योरिटी चैप्टर से हो गया। द 1994 UNDP रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डिस्कसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट वो उसका अप्रोप्रिएट आंसर है। अब हमारा 12th MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ द डिक्लेरेशन एंड राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इनमें से कौन सा इंडिजीनियस पीपल्स के लिए प्रिंसिपल और राइट नहीं है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, नॉट सेल्फ डिटर्मिनेशन, लैंड राइट एंड रिसोर्स ओनरशिप, एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। तो इसका है एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन मतलब अपने अंदर मिलाना या फिर घुसपैठ करना। इंटीग्रेशन तो हम इंडिजीनियस लोगों के वहाँ पे जगहों पे यही तो कर रहे हैं, उनके वहाँ से प्लेसेस से उन्हें हम हटा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को ले रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। नाउ 13 MCQ में हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में, इंडिया साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल 2002, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 1991। मैंने इनकी डेट लिख दिया ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लग जाए, और इसका करेक्ट आंसर है डी। नाउ अब हमारा 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हमें इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन सी इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1, इंडिया बिलीव दैट द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, हाँ जो कि सही है। स्टेटमेंट 2, इंडिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। नहीं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, ओनली फर्स्ट वाला इसी है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है कि वो अपने फ्यूल्स को कम जलाएगा। ठीक है, नो। अब हमारा 15th MCQ, स्टेटमेंट 1, इंडिजीनियस पीपल डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी। हाँ, वो कल्चरल आइडेंटिटी की डिमांड करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की नहीं। स्टेट, मोस्ट इंडिजीनियस पीपल सीक टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट स्टेट। इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, ना ही 1 ना ही 2, दोनों में से कोई सी भी सही आंसर नहीं है। अब हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि PYQ, जो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा अपीयर्ड हुए हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनी टू आउटकम्स ऑफ रियो समिट। ठीक है, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि 2023 और 25 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी कि अभी लास्ट एग्जाम में भी आया था ये। ओके, तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंटर, एजेंडा 21, इनका एक एम था एजेंडा 21, अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था, फोकसिंग ऑन सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल इश्यूज विद रिकमेंडेशन फॉर नेशनल एंड लोकल लेवल। इनका फोकस ये था कि हम सोशली, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, और ये जो भी सारे इश्यूज़ हैं ये नेशनल से लोकल लेवल तक, यानी ऊपर से नीचे तक ये सारे सॉल्व किए जाएंगे, ग्राउंड लेवल से अच्छे से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस,
और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू इन्हें सॉल्व करेंगे ताकि फ्यूचर के लिए सारे रिसोर्सेज सेव रहें। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रियो डिक्लेरेशन, अ सेट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। 27 प्रिंसिपल्स का ये सेट था, मतलब 27 नियम्स थे इसमें, जो कि एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताते थे। विद अ फोकस ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इनका मेन फोकस था कि ग्लोबल के साथ हम कोऑपरेट करके रिसोर्सेज का यूज़ करें और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करते रहें। वाइल कंसिडरिंग द वेरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट नेशन, और हर एक नेशन की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, उन्हें भी ध्यान रखा जाए। नाउ अब थर्ड, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC established। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टैब्लिश किया गया ताकि इसके ऊपर ध्यान दिया जा सके जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी हो रही थी उस टाइम पे। सेटिंग अ ग्राउंड वर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था उसके ऊपर ध्यान दिया जाए इंटरनेशनली, इसके बारे में कोऑपरेशन और इसके ऊपर अपनी कंसर्न जताई जाए, इस पर चिंता जताई जाए कि हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ठीक है, हमें कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार की जीव जंतु उनकी स्पीशीज है उन पर भी ध्यान देना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, हमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमन और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ रिकॉग्नाइज दैट डेवलपमेंट नेशन ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमें ये देखना है कि हमारे पास्ट टाइम में लोग सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे और कुछ पे नहीं दे रहे थे, मतलब कुछ चीज़ों को कहते थे हाँ हमारा है तो हम इसे बचा के रखेंगे, और वो हमारा नहीं तो हम उसे डिग्रेड होने देंगे, ख़राब होने देंगे। लेकिन हमें सबको बचा के चलना है एक साथ, ये प्रिंसिपल है कॉमन, जब सभी सारी चीज़ों की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उन्हें बचा के रखना है। नेशंस आर अलाउड टू कंटिन्यू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ विद लेस स्ट्रिंग्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशन, ठीक है, मतलब कि नेशंस को बोला गया तुम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहो लेकिन तुम्हारी वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाईलाइट एनी टू इंटरनेशनल मूवमेंट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए कौन से ऐसे मूवमेंट रहे, ठीक है, ताकि जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है उसे बचाया जा सके, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बोर्ड 2023 एंड 21 में आया है और वो भी दोनों में 4 मार्कर के लिए आया था। तो पहला है अर्थ डे। अर्थ डे एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट, अर्थ डे इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन, ये हर साल मनाया जाता है। 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट टाइम मनाया गया था, यानी तभी ये स्टार्ट हुआ था। दैट ऑनर द अचीवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इसे हम बहुत ही ऑनर के साथ देखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें और उसके खिलाफ एक मूवमेंट कर सकें, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रेजिज अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इससे अवेयरनेस बढ़ी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स ख़राब हो रहे थे, और अनक्योर्ड पॉल्यूशन। अनक्योर्ड मतलब अनकर्ब्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है नो क्योर, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर पॉल्यूशन कर रहे हो तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत कम करना है। और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था। एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, मतलब प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ एकदम विलुप्त हो रहे थे, एक्सटिंक्ट हो रहे थे, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट रखा गया जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था इसलिए। एन एक्शन प्लान टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, ये एक्शन था ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम सके। इट मेन एलिमेंट्स आर अ लॉन्ग टर्म गोल, इसका मेन एम था लॉन्ग टर्म गोल हमें बना के रखना है, हमें लंबे समय तक इसे चलाते रहना है। एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि हमें जैसे 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जाता था तो क्या आ जाता था कि एवरेज रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और एफर्ट टू लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस,
तो मतलब कि हमें कोशिश करनी है 1.5 सेल्सियस तक ही जाना चाहिए, वरना इसकी वजह से जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। ये अंटार्कटिका के बारे में, ये इतना आता नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और अभी हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ये 2016 में हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 environmental concern that have become issues of global politics, ठीक है। हमें कोई भी 4 environmental concerns बताने, उनके तरफ अपनी चिंता जाहिर करनी है जो इश्यूज हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स लेवल पे, ग्लोबली उन पे सब लोगों ने अपनी कंसर्न बताई है। कल्टिवेबल एरिया इज़ नॉट एक्सपेंडिंग, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, खाने की कमी हो रही है, और जो सब्जी और अनाज उगाने के लिए खेत है वो खेत कम है, उन्हें कल्टीवेट नहीं किया जा रहा। और स्केर्सिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है, जैसा आप लोगों को भी पता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है। नाउ अब हमारा 4th क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 एरियाज ऑफ रीजन दैट कम अंडर ग्लोबल कॉमन। हमें कोई से भी 4 एरिया बताने जो ग्लोबल कॉमन के अंदर आए हैं, और ये अभी 2000 बोर्ड के 24 एग्जाम, ये बोर्ड 2024 के एग्जाम में भी आया था 2 मार्कर में। द अर्थ एटमोसफेयर पहला, अर्थ एटमोसफेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया, ठीक है। ये बोर्ड 2016 में आया था, ठीक है। हमें कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, जो रिसोर्सेज हैं, कि हमें जो भी रिसोर्सेज हैं हमें साथ मिलके उनका ध्यान रखना, उन्हें ख़राब नहीं करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स सिग्निफाइज दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप, ठीक है। ये पूरी कम्युनिटी के लिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द ग्रुप हैव बोथ राइट्स ड्यूटीज कंसर्निंग द नेचर, लेवल ऑफ यूज एंड मेंटेनेंस। हमें, हमारे पास ये ड्यूटीज़ और हमारे राइट्स हैं कि हमें उनका ध्यान रखना है, हमारे नेचर का, और हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप इनका यूज़ करना है। मतलब ये नहीं कि उन्हें ख़राब करते रहना, और हमें इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करनी है। यानी कि अगर हम सूखे पेड़ काट रहे हैं तो हमें उनके जगह नए पौधे लगाने भी हैं। अब हम आगे इसका पॉइंटर पढ़ते हैं। थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस मैनी विलेजेस एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। ये इंडिया में काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, और अब यहाँ के लोग इसे समझ भी रहे हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस को, कॉमन प्रॉपर्टी के। हैव डिफाइंड मेंबर्स एंड राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों को अपने राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ आ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इको सिस्टम डिग्रेडेशन, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस टाइम पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी याद हैं, और उनके अंदर रह के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रही है, वो भी हमें पता है, और इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है इन सब की वजह से। इसलिए हमें हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद रखनी है। द सीक्रेट ग्रोव्स, यानी जो बरगद का पेड़ होता है, पवित्र पेड़ होते हैं, या फिर refers to a system that forces traditional communities informally to harvest natural resources in ecological and sustainable fashion, ठीक है। जो हमारे पवित्र पेड़ होते हैं, इंडिया में बताया जाता है कि वो फोकस करते हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, उनका साथ में लोग मिलकर ध्यान रखते हैं, और उसी के हिसाब से इनफॉर्मली बिहेव करते हैं, और जो सभी रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जो नेचर ने उन्हें दिए हैं, ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज डिस्कस्ड एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। बोर्ड 2019 और 21 में आया, ठीक है क्वेश्चन। इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एट द इंटरनेशनल लेवल एज फॉलोइंग, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पॉइंटर्स। इंडिया सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिलीव दैट द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इंडिया कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और इंडिया बिलीव दैट द प्रायोरिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज डेवलपमेंट ओवर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन।
इंडिया की प्रायोरिटी ये रहती है कि हम अपने कंट्री को डेवलप तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करते रहेंगे। क्योंकि बिकॉज इसका आंसर हम आगे पढ़ते हैं, दे स्टिल हैव टू ग्रो इकोनॉमिकली। ठीक है, इंडिया सोचती है क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को बचा के रखेंगे तो हम अभी इकोनॉमिकली और ग्रो कर पाएंगे, नेचर ही हमें ग्रो करने में मदद करेगा। सो द सेम सैंक्शन मस्ट नॉट imposed in them as one imposed on developed countries as they have already industrialized। जो डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी हैं, जो आगे बढ़ चुकी हैं, उन पे सैंक्शंस लगा दिए चुके हैं, इन पे रुकावटें लगा दी जा चुकी हैं कि अब तुम जो भी इन्वायरमेंट है उसे हार्म नहीं करोगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया और उससे नेचर को बहुत हार्म हो रहा है। ठीक है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है। बट इंडिया को अभी ये सैंक्शन नहीं लगाया गया है। At G8 meeting, India also emphasized the per capita greenhouse emission of developing countries is much less than that developed countries। G8 की मीटिंग में बताया गया कि जो इंडिया है वो बाकी जो डेवलप्ड हो चुकी हैं कंट्रीज, ठीक है, जो बाकी डेवलप्ड हो चुकी हैं कंट्रीज उनके मुकाबले बहुत कम फ्यूल को जला रहा है। ठीक है, बहुत काफ़ी कम लेवल पे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है। अब फोर्थ, India signed the 1997 Kyoto Protocol in 2002 when developing countries such as India and China, ठीक है, never exempt from the restriction imposed on greenhouse gas emission। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैस का इमर्जन है उस पर कभी भी इंडिया को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, उसे कभी वहाँ से हटाया नहीं गया कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को जला रहे हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब तुम्हारी वजह से जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंटर है, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रियो समिट इन 1992 में। ठीक है, टू सपोर्ट एंड प्रमोट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। इंडिया ने रियो समिट में भी पार्टिसिपेट किया था 1992 में और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया था। इट ऑल्सो साइन पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीमेंट इन 2016, ये हमने पहले भी पढ़ा। नाउ अब हमारा सिक्स्थ पॉइंटर है, इंडिया ऑल्सो बिलीव दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड द डेवलपिंग कंट्रीज विद द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ये सोचता है कि जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके। ठीक है, जो अभी आगे बढ़ रही हैं उन्हें पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वो भी डेवलप हो सकें। नाउ अब हमारा सेवन पॉइंटर है, इवन एट द डोमेस्टिक लेवल इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स। इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सच है जैसे कि नेशनल ऑटो फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, हाईलाइट एनी 4 इन्वायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम इम्पॉर्टेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये हमारा बोर्ड 2023 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें ऐसे 4 कंसर्न चिंताएं जतानी है जो पॉलिटिक्स में भी देखी जाती हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दिया जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इमर्जन। ठीक है, ये हमने अभी सब पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। लेड टू राइजिंग सी लेवल, इसी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, उससे ज़्यादा वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड शिफ्टिंग इकोसिस्टम, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। कभी के मौसम में बारिश हो रही है और कहीं कहीं एरियाज में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। सेकेंड पॉइंटर है बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉल्यूशन हैव रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन स्पीशीज एंड डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटीज भी लॉस हो रही है, ख़राब हो रही है, क्योंकि जो हैबिटेट्स हैं मतलब रहने की जगह है, पक्षी, पेड़, पक्षियों की, जानवरों की, वो ख़राब होती जा रही, पॉल्यूशन होता जा रहा है इसी वजह से, और इसी वजह से जो भी स्पीशीज़ हैं मतलब कई तरह की प्रजातियां हैं वो भी एक्सटेंट हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, जो विभिन्नताएं हैं जानवरों की स्पीशीज़ में, और जो इकोलॉजिकल है उसे बैलेंस में बना के रखना है, ना कि हमें उसे हार्म करते रहना है। और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीब्यूट
टू कार्बन एमिशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे वो पेड़ फिर जलाए जा रहे हैं, इससे कार्बन बहुत ज़्यादा इमर्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होते जा रही है। वाटर स्कैरसिटी हो रही है एंड पॉल्यूशन, पानी की कमी हो रही है, पानी में जो बचा उसमें भी पॉल्यूशन किया जा रहा है। ओवर यूज ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैविंग बिकम ग्लोबल कंसर्न। ठीक है, जो पानी उसे ख़राब किया जा रहा है, कंटेमिनेट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे कंसर्न, हमें इस पर चिंता जतानी चाहिए। अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो पहले साफ पानी था उससे उपजाऊपना ज़्यादा रहता था खेतों का, बट अब कम हो चुका है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज सॉट टू मैनेज शेयर्ड वाटर बॉडीज एंड इंश्योर सस्टेनेबल एक्सेस। इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं, उन्होंने इस पर कोऑपरेशन जताया, मतलब उस पर कंसर्न जताया कि हम वाटर बॉडीज़ को शेयर करेंगे तुम, ताकि वाटर यूज़ कर पाओ और इस वाटर को ख़राब मत करना, इसे सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इसे बचा सकें। ना अब है हमारा 8th क्वेश्चन। ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, इन ग्लोबल स्ट्रेटेजी दैट अफेक्ट जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी डिस्कस। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, ये बोर्ड 2023 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन कि जो ऑयल है, जो तेल है, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है और ये बहुत ही रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं ऑयल के लिए क्राइसिस हो रहे हैं इंडिया में। अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। ऑयल इज़ एन रिसोर्स दैट जनरेट इमेंस वेल्थ। ठीक है, ऑयल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, यानी कि क्रूड ऑयल की बात की जा रही है या फिर नॉर्मल ऑयल भी। इट क्रिएट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट वेरियस मेथड्स टू इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ ऑयल। ठीक है, हाँ, जो तेल है उसके लिए पॉलिटिकली बहुत स्ट्रगल हो रहे हैं। ठीक है, आज के इस वर्ल्ड में, जैसे कि हमने देखा यूएस ने वेनेजुला पे कब्जा कर लिया ऑयल के लिए, और गल्फ ऑफ हॉर्मोज से ऑयल नहीं आने दिया जा रहा इंडिया में, और भी बाकी सारी चीज़ें। इसलिए तेल का जो बहाव है उसे एक सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना होगा, वरना फिर अगर ऑयल ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी हमारे इस टाइम के लिए, क्योंकि मेनली ज़्यादातर मशीनें ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। दिस इंक्लूड्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री प्रोसेसेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट। ठीक है, अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो इसलिए हमने देखा आज के समय पे सी से ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही, मिलिट्री को लगा दिया जाता है ताकि ऑयल की वेस्टेज ना हो या फिर कुछ गलत तरीके से ऑयल की स्मगलिंग ना हो। द शॉक पिकिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स, ये एक शॉक पिलिंग स्ट्रैटेजी है रिसोर्सेज को बचाने के लिए। द सपोर्ट मल्टीनेशनल कंपनीज बाय मेकिंग फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तेल के ऊपर ही बहुत सारी एग्रीमेंट्स बना रही है जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब हमारा 4th पॉइंटर, द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल एज पोर्टेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फ्यूल। ठीक है, जो दुनिया की इकोनॉमी है वो तेल पे ज़्यादातर रिलाई करती है, यानी डिपेंड करती है, क्योंकि तेल को भी हम कहीं भी भेज सकते हैं, पोर्टेबल है, कैसे भी कैरी किया जा सकता है, और ये इंडिस्पेंसेबल यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज़ द हिस्ट्री ऑफ वॉर स्ट्रगल। ठीक है, जो पेट्रोल के ऊपर हमने देखा कितनी सारी हिस्ट्री में लड़ाई हुई है। बस आज के लिए इतना ही। हमने टोटल 8 क्वेश्चन करे और 8 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद कि आप लोगों ने यह वीडियो एंड तक देखी। एंड बिफोर लिविंग दिस वीडियो, लीव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसी PYQs की वीडियो लाते रहें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।